Good morning friends. In today's video, I'm going to discuss about the lysosome, which is also known as the stomach of the cell, or you can say suicidal bag, and one more name for it, that is the police force of the cell, right? So the content which I'm going to discuss in this video, they are introduction about the lysosome, what is lysosome, how it's synthesized, where it is synthesized, enzymes present in the lysosome, types of lysosome, and what are the functions of lysosome. And in the last, I'm going to discuss about various kind of diseases and the remedies about these diseases. So what is lysosome? Lysosome, it consists of two words, lyso and zome. Lyso means lysis and zome means body. So any body which is able to इन्वॉल्व इन लाइसिस, कोई भी ऐसी बॉडी जो ब्रेकडाउन के अंदर इन्वॉल्व होती है उसे हम बोलते हैं लाइसोसोम. इट इज एन ऑर्गेनेली which contain various kind of the digestive enzymes. So because it involved in the lysis, क्योंकि ये आपका ब्रेकडाउन कर रही है तो इसके अंदर डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स होते हैं जो मेनली आपका डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं. और ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डिस्कस किया था, न्यूक्लियस डिस्कस किया था, वो डबल मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर थी, लेकिन जो लाइसोसोम है उसमें सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट. अब ये लाइसोसोम है, ये सभी एनिमल सेल्स में होती है एक्सेप्ट द मैच्योर आरबीसीज, क्योंकि जो मैच्योर आरबीसीज हैं उसको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है, इसलिए जब उसकी मैच्योरेशन होती है तो मैक्सिमम ऑर्गेनेलिज इसके अंदर एब्सेंट हो जाती है, वो डिग्रेड कर देता है, उनको अपने अंदर वो ग्रो नहीं करने देता. इसी तरह से एनिमल सेल्स के अंदर भी आपका लाइसोसोम प्रेजेंट है, लेकिन वहां पर वो वैक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, नॉट एज अ लाइसोसोम. अब ये जो आपकी मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, एज अ बैरियर प्रेजेंट है बिटवीन दी सेल एंड द लाइसोसोमल एंजाइम. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है, अब जो एंजाइम है आपका वो क्या करेगा, वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा. क्रॉस नहीं कर पाएगा तो जो आपके सेल के बाकी कंटेंट है उनको ये जाके डिग्रेड नहीं करेगा, उनको जाके ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. इसलिए ये मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करती है, क्योंकि ये एंजाइम क्या करते हैं, आपका डिग्रेड करेंगे, राइट. अब ये जो मेम्ब्रेन है ये किससे कॉटेड होती है, आपकी LAMP एंड LIMP से. LAMP क्या होते हैं, लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, एंड LIMP क्या है, लाइसोसोमल इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, राइट. दो तरह के हमारे प्रोटीन्स हैं, एक जो लाइसोसोम से एसोसिएटेड है मेम्ब्रेन से, और एक जो उसके इंटरनल प्रेजेंट है, राइट. अब ये जो आपका मेम्ब्रेन है इसके अंदर आपका प्रोटॉन पंप भी होता है. वो प्रोटॉन पंप क्या करता है, प्रोटॉन्स को, H आयन को, उसकी जो केविटी होती है मेम्ब्रेन के अंदर, जो ल्यूमन होता है उसके अंदर वो ड्राइव करके लेकर आता है. उसके लिए उसे एटीपी की एनर्जी यूज करनी पड़ती है. अब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट. अब इसमें क्या रहता है कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी लिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है, और इसके अंदर ये जो इसका ल्यूमन है इसमें वेरियस काइंड्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जो आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं इनके ऊपर एक सिग्नल लगा होता है, उस सिग्नल की वजह से ही हमें पता चलता है कि ये आपका लाइसोसोम के प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन जाके लाइसोसोम पे बाउंड करेंगे, राइट. नाउ various kind of processes like breaking down of the large molecules, mainly it involved in the digestion. जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है ताकि सेल उसको अपनी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूटिलाइज कर सके. इसके अलावा जो भी आपके इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, जो भी आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं उनको ये क्या करता है, डिग्रेड करता है सेल. तो इसके अलावा क्या रहता है कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है या आपका राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब वो ओल्ड हो जाते हैं या किसी वजह से वो डिग्रेड हो जाते हैं, उनका रिपेयर पॉसिबल नहीं होता, तो उस टाइम पे क्या होगा, लाइसोसोम क्या करेगा, उनकी डिग्रेडेशन कर देगा ताकि वो सेल के अंदर जो वॉर्न आउट सेल्स हैं, पार्ट है, वो अकमुलेट ना हो सके, राइट. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस में इसकी खुद की ऑर्गेनेलिज को वो डिग्रेड कर रहा है. नाउ हु इज द पर्सन
Who discovered this lysosome? Christian D. Dewey. इसने 1995 के अंदर लाइसोसोम को डिस्कवर किया था और उसने इसका नाम दिया था सुसाइडल बैग्स। उसने बोला कि इसके अंदर बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं एंड मेनली आपका कौन सी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, कौन सी ऑर्गेनेलिज में आपका ये प्रेजेंट होगा? लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोकाइट्स। दीज आर different kind of cells in which lysosome present in abundance. Why? Because maximum kind of enzymatic reactions, they are taking place in these kind of cells. So that's why lysosome number is maximum in these cells. Now what is the primary function of lysosome is digestion. So the agent which it needs for the purpose of digestion is enzymes. Enzyme are the agent who they are recruited for the purpose of digestion. Enzymes को ये recruit करता है, enzymes को ये mainly use करता है digestion के purpose के लिए। अब क्योंकि जो enzymes हैं वो आपके क्या होते हैं? Biological catalyst. Catalyst का काम क्या होता है? किसी भी reaction को fast करना। और जो biological catalyst हैं, जो enzymes है वो हमारे biological catalyst हैं, right? अब कोई भी reaction normally हो सकता है 2 days ले, 4 days ले, वो मे बी 1 year ले ले, 10 years ले ले, लेकिन जो एंजाइम्स है वो उसको विद इन सेकेंड्स कर देता है, मे बी विद इन मिली सेकेंड्स के अंदर उस रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा, फास्ट कर देगा। तो आपका जो लाइसोसोम होता है उसमें 40 डिफरेंट काइंड्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इन एंजाइम्स के लिए एक कंडीशन चाहिए होती है। बेसिक कंडीशन क्या है? इनको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये क्योंकि हमें एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए इसलिए हम इनको एसिड हाइड्रोलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? एसिड हाइड्रोलेज। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये एंजाइम आपका तभी काम करते हैं जब वाटर को ये एज अ इंग्रेडिएंट यूज करेगा। तो ऐसे एंजाइम जो वाटर की प्रेजेंस के अंदर किसी भी चीज की डिग्रेडेशन करते हैं, ऐसे एंजाइम को हम हाइड्रोलेज एंजाइम बोलते हैं। क्योंकि इनको एंजाइम को अपनी एक्टिविटी के लिए एसिडिक कंडीशन चाहिए तो इन एंजाइम्स के लिए हम नेम यूज करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। So there are different categories of enzyme mainly, and for the maintenance of this acidic condition, what they require? They require proton pump. This is the proton pump. और ये proton pump क्या करता है? H ion को outside the this lysosomal membrane inside the lumen लेके जाता है। तो अब देखिए कि यहाँ बाहर इसका जो सेल का pH है वो 7 है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, और इनसाइड 5 है। 5 मीन्स की एसिडिक कंडीशन है क्योंकि एच आयन यहाँ पर जाता है। अब ये एच आयन को एज सच नहीं लेके जा सकता, उसके लिए उसको क्या जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी उसे कहां से मिलती है? ये एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये डिग्रेड करेगा। नाउ यहाँ पे 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, ये डिग्रेड करेगा, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज होगा और वो जब वो फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी कहाँ यूज होगी? इस प्रोटॉन को यहाँ अंदर की तरफ मूव करने में यूज। अब जो डिफरेंट आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वो क्या है? न्यूक्लियेजेस, प्रोटीएजेस, ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज, फॉस्फेटेज, सल्फाटेज एंड फॉस्फोलाइपेजेस। नाउ वेयर द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम टेक प्लेस। अब ये जो लाइसोसोम है ये बनता कहाँ पर है? कहाँ पर इसकी सिंथेसिस होती है? जो लाइसोसोम है ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सिंथेसाइज होता है। क्लास लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के ट्रांसफेज पे ये आपका एज अ वेसिकल वहां से आपका रिलीज होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि सबके घरों में क्या रहता है? पोटैटोज रहते हैं। पोटैटो के केस में छोटी छोटी बड फॉर्मेशन हो जाती है, छोटी छोटी आउटग्रोथ सी नजर आती है, उन्हें हम बोलते हैं बड। वैसे ही ये लाइसोसोम गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे बड की फॉर्म में रिलीज होता है। और जो इसका ल्यूमन होता है, कैविटी होती है, इसके अंदर आपके एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। अब ये जो आपका एंजाइम है, जब ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ओके, यहाँ पे ये लाइसोसोम एंजाइम्स का प्रिकर्सर प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका क्या होगा? ये एक मॉलिक्यूल ऐड करेगा एज अ सिग्नल और वो मॉलिक्यूल क्या होता है? आपका मेनोज 6 फॉस्फेट। मेनोज आपका एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है। ये मेनोज 6 फॉस्फेट इस पर अटैच हुआ और ये आपका अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स के ये सिस पे से ये आपका नेटवर्क पूरा बना हुआ है, यहाँ से रिलीज होगा
और अल्टीमेटली यहाँ पर जाके ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं, वहां पे जाके ये बाइंड कर जाएगा। M6P के लिए, मोनो 6 फॉस्फेट के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये यहाँ पर बाइंड कर गया और ये रिसेप्टर डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट हो रही है कि रिसेप्टर यहाँ बाइंड करेगा इससे, ये देखिए रिसेप्टर बाइंड कर गया और रिसेप्टर बाइंडेड फॉर्म में ये यहाँ पे आपका मूव करेगा और यहाँ पे ये लाइसोसोम के अंदर जाके ये प्रोटीन जो है आपका रिलीज हो जाएगा। कि जो आपके प्रोटीन्स हैं, क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, तो जो इसके अंदर जो भी एंजाइम्स है वो प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, प्रोटीन नेचर में है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बने, एंजाइम्स बने। यहाँ पे ये आपका सिग्नल यहाँ से बाइंड किया, ये सिग्नल की वजह से हमें पता चलेगा कि ये वाला प्रोटीन तुम्हारा लाइसोसोम में जाना है। अदरवाइज तो बाकी बहुत सी ऑर्गेनेलिज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज में डिफरेंट प्रोटीन जाते हैं, लेकिन कौन सा प्रोटीन लाइसोसोम में जाएगा ये सिग्नल जो है आपका मोनो 6 फॉस्फेट ये डिसाइड करता है कि ये लाइसोसोम में जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे आपका सिग्नल के यहाँ पर जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे ये प्रोटॉन पंप है, उसकी वजह से एसिडिक कंडीशन है। ये एसिडिक कंडीशन क्या करेगी, ये जो रिसेप्टर है रिसेप्टर को इससे अलग कर देगी और जो तुम्हारा प्रोटीन है वो यहाँ पर आके बाउंड कर जाएगा, इसके अंदर रिलीज हो जाएगा और रिसेप्टर वापस से यहाँ पे जाएगा और यहाँ से बैक होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर से जाके अटैच हो जाएगा। ओके, सो देयर आर 4 different type of lysosome. So one is the primary lysosome, secondary lysosome. Okay, so this is the primary lysosome, which is a small sac-like structure, and in this primary lysosome enzymes are present, but they are present in inactive form, and this is the part which is synthesized by the rough endoplasmic reticulum. Now what is the secondary lysosome? Secondary lysosome, it is synthesized when this primary lysosome, it is fused with the any vesicle which your cell take by endocytosis. कोई भी जो आपका वेसिकल आपकी सेल ने लिया है, उस वेसिकल के साथ जब आपका प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज करता है तब आपका ये सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है और इस टाइम पे जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो फिर जाके आपका डाइजेशन करते हैं। तो जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसके एंजाइम इनएक्टिव है, उनका कोई रोल नहीं है डाइजेशन में, लेकिन जो सेकेंडरी लाइसोसोम है उसमें जो एंजाइम है वो आपके एक्टिव हो जाते हैं, वो मेनली आपका डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। देन आपका जो नेक्स्ट है रेजिडुअल बॉडीज। अब जब डाइजेशन होती है तो कई बार क्या रहता है, कुछ पीछे कंप्लीट डाइजेशन ना होने की वजह से कुछ मटेरियल रह जाता है, तो वो जो रेजिड्यू पीछे रह जाते हैं उनको हम बोलते हैं रेजिडुअल बॉडीज। इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है, मेनली अमीबा के केस में ये आप नोटिस करते हैं, राइट। अब क्या रहता है कि 4th टाइप जो है वो ऑटोफैगोसोम है। ऑटोफैगोसोम क्या होता है कि जब आपकी लाइसोसोम खुद के ऑर्गेनेलिज को डिग्रेड करना शुरू कर देता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो हम टर्म यूज करते हैं ऑटोफैगोसोम। नाउ वेयर द एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड, इज इट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नो, बिकॉज इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द एजेंट, जो एजेंट हमें चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, जो वो आपका कहाँ गोल्गी अपरेटस में नहीं प्रेजेंट होता, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और वो राइबोसोम्स आपका प्रोटीन बनाते हैं और वो प्रोटीन्स ही हम क्या है हमारे एंजाइम्स। अभी पीछे स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे वो प्रोटीन आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम तक पहुंचते हैं, तो वहां पर आपकी सिंथेसिस होती है, ठीक है। और सिंथेसिस होने के बाद वो प्रोटीन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो भी मैंने पीछे स्लाइड में डिस्कस किया है, राइट। अब जो लाइसोसोम्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस क्या करता है आपका राइबोन्यूक्लियेज, जो आपका आरएनए है एंड डीएनए, आरएनए आपका राइबोन्यूक्लियेज है एंड डीएनए आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज है, तो न्यूक्लियस इनके ऊपर अटैक करेगा और इनको जिन चीजों से मिलकर ये बना है, अब ये किन से मिलकर बने होते हैं? 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, फोस्फेट एंड पेंटोज शुगर। तो ये 3 इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस के एंड राइबोन्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस इन पे अटैक करता है और इनको अल्टीमेटली इन 3 के अंदर ही डिग्रेड कर देता है, राइट। सेकेंड है फोस्फेटेज, वो आपका एसिड फोस्फेट पे ब्रेक डाउन करेगा और उसको रिलीज कर देगा। एसिड लाइपेज लिपिड्स के लिए यूज होता है, लिपिड को ब्रेक डाउन करके उसके फ्रेगमेंट में फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। प्रोटीएज प्रोटीन पे मेनली अटैक करता है, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड से मिलकर बनता है तो मेनली उनको अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करेगा। ग्लाइकोसाइडेज मेनली कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उनको तोड़ के अल्टीमेटली मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड इसकी बेसिक यूनिट होती है। ऐसे सल्फाटेज है, सल्फेट एस्टर पे ब्रेक डाउन करके इसके फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन कर देगा, राइट।
नाउ व्हाट आर डिफरेंट फंक्शंस? मेनली आपका एक इसमें इन्वॉल्व होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर, फर्टिलाइजेशन में मेटामॉर्फोसिस, ऑटोफेगी, हार्मोन सिक्रेशन एंड क्रोमोसोमल डैमेज। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होती है कि जो आपका फूड पार्टिकल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पॉकेट बनाती है, और जब ये पॉकेट बनाती है उसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो इस पॉकेट के अंदर ये फूड पार्टिकल को लेगा, ठीक है, ये पार्टिकल इसने लिया, अब ये फूड वैक्यूल बन गया, इधर से आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंजाइम्स निकले और ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स में वेसिकल के अंदर पैक हुए, गोल्गी वेसिकल ने ये लाइसोसोम रिलीज किया, यहां पर हम इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब जैसे ये फूड वैक्यूल बना, उसके साथ जब ये लाइसोसोम फ्यूज करेगा तो तब ये आपका सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है, और यहाँ पर अब ये एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेशन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं पार्टिकल्स को, और ये पार्टिकल्स फिर आपके रिलीज हो जाते हैं। जहां पर भी आपने स्मॉल मॉलिक्यूल्स को यूज करना है अपनी ग्रोथ के लिए, आप यूज कर सकते हो, और जो आपका रिमेनिंग पार्ट है वो आपका रेजिड्यूअल बॉडी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये फेगोसाइटोसिस कैसे हुई, जैसे कि ये तो था हमने फूड पार्टिकल के लिए, सेकेंड आपका जो बैक्टीरिया है, फॉरेन पार्टिकल हैं, जो भी वायरस है, ये फेगोसाइटोसिस के केस में क्या है, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, इससे बैक्टीरिया बाइंड करेगा, ये फेगोसोम बना, ये फेगोसोम लाइसोसोम से फ्यूज करके फेगोलाइसोसोम बनाएगा, लाइसोसोम के एंजाइम बैक्टीरिया वायरस को ब्रेक डाउन करेंगे, और जो आपके इसके डेड पार्ट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो वाटर में मिक्स होके एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस ऐसे बाहर निकलते हैं। जब आप अंदर ले रहे हो तो उसे फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के टर्म से यूज कर रहे हैं, और बाहर निकलने के लिए एक्सोसाइटोसिस, सेल से बाहर जा रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। जब भी कोई आप सॉलिड पार्टिकल ले रहे हो उसके लिए फेगोसाइटोसिस टर्म यूज होती है, जब कोई आप लिक्विड लेते हो तो उसके लिए पिनोसाइटोसिस होती है, राइट। नाउ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी आपका जो स्पर्म है वो एग के साथ जाके उसके साथ मिक्स होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब ये कैसे इन्वॉल्व होता है उसके अंदर? जब फर्टिलाइजेशन होती है तो आपका क्या रहता है, स्पर्म का ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं एक्रोसोम, और इसके अंदर वेरियस काइंड के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट है, प्रोटीएज एंजाइम प्रेजेंट है। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये लाइसोसोम के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब ये आपका क्या है, ये आपकी एग सेल है, और एग सेल के बाहर ये विटेलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये एक्रोसोम क्या करेगा, जाके जो भी इसके आसपास की सेल्स है उसको डिस्पर्स करता है, उसको डिस्पर्स करने के लिए हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम जो लाइसोसोम में प्रेजेंट है वो यूज होता है, और जो आपका प्रोटीएज एंजाइम है वो जाके ये जो एग के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं जोना पेलासुडा, उसको जाके डिसॉल्व करता है, ताकि आपका ये जो स्पर्म अब इसके अंदर प्रेजेंट है वो इसके अंदर जाके रिलीज कर सके अपना न्यूक्लियस, और वो एग का जो न्यूक्लियस है उसके साथ जाके फ्यूज कर सके, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है कि जब आपका एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आपका कोई एनिमल जाता है, तो इसमें क्या रहता है कि एक ऑर्गेनिज्म के एक स्टेज में जो टिश्यूज है वो डिसअपियर हो जाते हैं जब वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होता है। अब फ्रॉग के केस में क्या होता है, ये टेडपोल है, टेडपोल के केस में आपका क्या प्रेजेंट होता है, टेल प्रेजेंट होती है। तो आपका लाइसोसोम क्या करता है, उस टेल के जो टिश्यूज हैं उसको डिग्रेड करेगा, और फ्रॉग के केस में जब आते हो तो ये टेल आपकी डिसअपियर हो जाती है। अब ये होता कैसे है, जो तुम्हारा लाइसोसोम है उसमें कैथेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये कैथेप्सिन क्या करेगा, जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं टेल में उसको डिग्रेड कर देगा, ठीक है, और डिग्रेड करने से आपकी टेल जो है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली जो ऑटोलाइसिस है वो आपकी प्रिवेंटेड रहती है, क्योंकि जो एंजाइम्स है वो मेम्ब्रेन से कॉटेड रहते हैं, ठीक है। तो जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो लाइसोसोम क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, और ये इस स्टेज से इसमें आएगा और इससे अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट होगा। देन ऑटोफेगी। ऑटोफेगी क्या होता है कि जब वो खुद की ऑर्गेनेलिस को ब्रेक डाउन कर रहा है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है सी, एंड दिस इज योर पेरोक्सिसोम, तो ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर ये दोनों के दोनों है, और ये इसको डिग्रेड कर रहा है, सी ये आपका वेसिकल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम है, ये इसके साथ बाउंड करेगा, इसकी डाइजेशन कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफेगी, कि जब वो खुद की ऑर्गेनेलिस को ईट करना शुरू कर देगा। देन हार्मोन सिक्रीशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता है कि जो तुम्हारा थायराइड हार्मोन है वो थायराइड एसिनाई सेल्स के अंदर स्टोर रहता है, जब उसे स्टिमुलेशन मिलती है तो ये क्या होता है,
ये सेल के अंदर पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस से एंटर करता है। लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज करेगा, ठीक है, और फ्यूज करके क्या करेगा, जो आपके ये हॉर्मोन्स हैं आपका, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करेगा। अब ये T3 T4 हार्मोन्स मेनली जो है वो थायराइड से रिलेटेड होते हैं, उनको ब्लड में रिलीज कर देगा, ठीक है। और जो MIT और MDT है इनको हम यूज नहीं करते, तो जो डी आयोडीनेज एंजाइम है वो इनको क्या करेगा, सेल के अंदर रिलीज कर देगा। देन आपका आता है क्रोमोसोमल ब्रेकेज। अब क्योंकि आपका लाइसोसोम में डीएनए एंजाइम प्रेजेंट है, अभी हमने डिस्कस किया था पीछे, ये क्रोमोसोमल डीएनए को ब्रेक डाउन कर देता है। अब वो क्रोमोसोमल डीएनए को ब्रेक करेगा तो क्रोमोसोम में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। जब क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं तो वो आपका कॉज बनता है कैंसर के लिए, राइट। अब ये वेरियस काइंड की डिजीजेस हैं जो लाइसोसोम की वजह से होता है। होता क्या है कि अगर लाइसोसोम के अंदर एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे, अब लाइसोसोम में जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम के सिंथेसिस के लिए कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल है, और वो जीन आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो सपोज कि ये जो जीन है आपका SNPD1 जीन, इसमें कोई म्यूटेशन होगी, ये जीन किसके लिए, स्फिंगोमाइलिन के लिए है, इसमें आपकी म्यूटेशन होगी, उससे आपका ये एंजाइम नहीं बनेगा स्फिंगोमाइलिन। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो आपका लिपिड की जो है डिग्रेडेशन नहीं होगी, लिपिड तुम्हारा बॉडी में स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो जाएगा तो उसकी अकमुलेशन से डिजीज हो जाती है नीमेन-पिक डिजीज टाइप A एंड B। इसी तरह से ग्लाइकोलिपिड स्टोरेज में अगर प्रॉब्लम होती है कि वो आपका अकमुलेट होता जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं गॉशर डिजीज। ये इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से रहता है। ऐसे ही अगर आपका कोलेस्ट्रॉल को ये जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके जीन्स, ठीक है, उनकी वजह से नीमेन-पिक डिजीज टाइप C हो जाती है, ठीक है। अब क्या रेमेडीज हैं, क्या ट्रीटमेंट रहती है अगर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज होती है, तो आप क्या कर सकते हो। अगर कोई भी एंजाइम आपका डिफेक्टिव है तो आप क्या करोगे, जीन थेरेपी करोगे। जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जिस जीन में म्यूटेशन होगी, या तो आप उस जीन को चेंज कर दोगे, या जो उसमें प्रॉब्लम हुई है आप उसको ठीक कर दोगे, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, एंजाइम को चेंज कर दोगे, ठीक है। उसके लिए रिकॉम्बिनेंट एंजाइम थेरेपी है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल थेरेपी है, एंजाइम की प्रोडक्शन एनहांस कर दोगे, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो आप, जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनेली के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, किडनी में, लीवर में, ठीक है, जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है उसके लिए आप मेडिसिन दे सकते हो, सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए। सबस्ट्रेट रिडक्शन, अब क्योंकि हमारा जो सबस्ट्रेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, लिपिड जो सबस्ट्रेट था एंजाइम का या कार्बोहाइड्रेट था उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, तो आप क्या करोगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करने की थेरेपी स्टार्ट कर दोगे, या फिर आप क्या करोगे, सर्जिकल प्रोसीजर स्टार्ट करोगे, उसको हम बोलते हैं स्प्लेंक्टोमी,